किया था। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये प्रस्तुत करने का काम किया था एम.एन. रॉय ने। आपके दिमाग के अंदर काफ़ी सारे ख्याल आते हैं कि सर ये बी.एन. रॉय जो है ये कौन है। तो ये है आपका संवैधानिक सलाहकार। जहाँ भी ये टर्म आते हैं संवैधानिक सलाहकार, वहाँ पे आप जो है बी.एन. रॉय को टिक कर सकते हैं। और विचार की अगर बात करें तो एम.एन. रॉय को करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं आपसे क्या आ रहा है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ये प्रावधान जो है यूएसएसआर यानी जिसको आप अभी रूस के नाम से जानते हो, तो वहाँ से लिया गया था, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो आज का शिफ्ट है, आज का पेपर है, वो पूरी तरह से आपका लेवल 10, 9, 10th के ऊपर बेस्ड है। और जो पैटर्न है वो आपका मॉडरेट लेवल है, ना तो ज़्यादा हार्ड है ना तो आसान है। तो आपको अच्छे से करना है। और अगर आप यहाँ पे 50 के आसपास स्कोर कर देते हैं तो समझ लीजिए कि आप जो है एग्ज़ाम को क्लियर करोगे। और सारे लोगों का काम है टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको हर हाल में स्कोर अपना बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट कीजिए। किसी भी तरह का कोई लाज शर्म नहीं होना चाहिए कि अगर नंबर कम है तो हम कैसे करें, कैसे कमेंट कर दे, भैया क्या सोचेंगे, जो लड़कियां हैं वो क्या सोचेंगे। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना। तो राज्य की अगर मैं बात करूँ तो ये बनता है आपका 1975 के अंदर, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको हमेशा ये चीज़ें नहीं बोलता हूँ क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें बार बार बोलना, और इसलिए मैं आपको शुरू में ही एक बार बोल देता हूँ। और अगर हमारा कंटेंट बढ़िया लगे, हमारा मेहनत आपके लिए जो मैं करता हूँ वो अच्छा लगे, तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस क्लास का PDF मैंने आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे ही अपलोड कर दिया। आप वहाँ से टेस्ट दीजिए आराम से बैठ के, और उसके बाद फिर इस वीडियो के अंदर आप एनालिसिस कीजिए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होगा। तो इसके लिए जो अनुच्छेद है आपका 263 है, जो कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके अंदर हो जुनून कि नहीं इस बार 2024 लास्ट होते होते आपको वर्दी चाहिए, तो फिर आपको खुद को बदलना पड़ेगा। आप जो मेहनत करते हो मेहनत बदलना पड़ेगा। जिस तरह आप मेहनत करते हो उसको बदलना पड़ेगा। जिस दिशा में आप मेहनत कर रहे हो उसको बदलना पड़ेगा। बदलना ही संसार का नियम है, अदरवाइज़ आप पीछे रह जाएंगे। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बड़ा बड़ा लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ कि समय रहते आप खुद को बदलिए और थोड़ा सा मेहनत करिए। आगे की जो ज़िंदगी है ना वो सुकून भरी होगी। हर कोई आपको इज्जत देगा, आपके समाज में आपके रिश्तेदार सभी आपको वैल्यू देंगे, आपको पूछेंगे, आपका जिक्र करेंगे। अदरवाइज़ आपको भी पता है कि जो बेरोज़गार होते हैं उनका कितना बड़ा वैल्यू होता है हमारे समाज के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये किया गया था आपका 2009 के अंदर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है। तो ये जो चुनाव होता है ये आपका किया जाता है राज्य के विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा, जो कि ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है आपका 155, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है CEC का फुल फॉर्म क्या होता है। CEC का फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो इसको कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि वर्तमान टाइम में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मैं आपसे सवाल भी जब भी करता हूँ तो वैसे सवाल करता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इससे पहले राज्य पूछा गया था, इस बार आपसे संशोधन पूछ लिया गया है। तो संशोधन था आपका 36वां, जो कि आपका कितना ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। राजकोषीय नीति तैयार करता है आपका वित्त मंत्रालय, जो कि वर्तमान में अगर मैं वित्त मंत्रालय के मंत्री की बात करूं तो कौन है भाई, निर्मला सीतारमन। आपका जो मैक्सिमम मंत्रालय हैं वो उन्हीं के पास हैं जो पहले था। कुछ चेंज हुए हैं तो आपको ज़्यादा याद भी नहीं करने पड़ेंगे, बड़ा ही आसान चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे जो पूछा जाता है वो है कि ब्रह्मांड का अध्ययन किसको कहते हैं।
तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है आपका कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो आपका ये वाला ऑप्शन है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो ये आपका शून्य के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि डैश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित होता है। तो भारतीय मानक समय जो आधारित है वो आपका 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश, यानी आपको कह रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी ये पूर्वी रेखांश। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो इन ऑप्शन में से अगर मैं बात करूं तो जैसे यहाँ आपका सिंधु घाटी का मरुस्थल, फिर आपका स्पीति घाटी का शीत मरुस्थल, थार मरुस्थल, कच्छ करण। तो इन ऑप्शन में से जो है आपका ये सिंधु घाटी का ये आपके भारत देश में नहीं है। बाकी स्पीति घाटी आपका हिमाचल में, थार आपका राजस्थान में, कच्छ करण आपका गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो 10 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो यह है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है, तो उसको किस रूप में जाना जाता है? तो यह आपका असम हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा है आपका गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, जो कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अल्फांसो किस फल की किस्म है? तो अल्फांसो की अगर मैं बात करूं तो यह है आपका आम का किस्म होता है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल कि इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज हैं आपका बड़े बड़े जो महानगर हैं चार, उन चारों को जोड़ने का काम करता है केवल एक सिंगल रोड के अंदर। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका, उसमें 4 शहर हैं, शहर नहीं एक्चुअली में वो महानगर हैं। उनमें से आपका दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता है, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। DMC के आप ऐसा भी याद रख सकते हो, कैसे? तो DMC के, ठीक है। DMC के इसका मतलब हो गया, DM मतलब जिला का मजिस्ट्रेट होता है, CK मतलब हो गया चंदन कुमार, यानी मैं DM हूँ भाई। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है पत्थर की बनी नृत्य करते हुए मूर्ति नटराज की जो मूर्ति हैं पत्थर की बनी हुई हैं वो किस स्थान पर पाई गई थी? तो ये पाई गई हैं आपका हड़प्पा के अंदर, जो कि आपका कौन सा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो ये हो जाएगा आपका बाणभट्ट, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला सवाल है किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो किताब उल हिंद की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका अल बेरूनी का, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आपका कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो अजंता चित्रकारी जो है आपका ये शो करता है जातक की कथाएं, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया है आपका हसन गंगू ने, और ये वर्ड आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि इनका रियल नाम जो है आपका अलाउद्दीन बहमन शाह है। इसके बाद हैं अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम डैश के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो ये शाहजहाँ के समय में कवि रहे हुए थे। फतेहपुर सिकरी या विजय का शहर 12 साल तक डैश की राजधानी रही। ये राजधानी थी 12 साल तक अकबर का, जो कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका सालबाई की संधि डैश में हस्ताक्षरित किए गए हैं, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त किया? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यह आपका मई 1782, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। आपसे कह रहा है 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था सिद्धू और कानू, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या किसने की? ये भी सवाल बहुत कॉमन है, पूछे जाते हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इनकी हत्या जो है उधम सिंह ने किया हुआ था, जो कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता था? तो बादशाह खान की जो उपाधि दिया गया था वो दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान को, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर
हो जाएगा। इसके बाद है किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंतिम, यानी जिसको आप एमआरपी कहते हो, तो एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भारत में पीपल्स ऑन डैश, माफ़ करिएगा, पीपल्स ऑन किसके द्वारा तैयार किया गया। तो भारत में पीपल्स प्लान है, माफ़ करिएगा, तो ये यानी इसका हिंदी होता है एक आर्थिक योजना। ये जो तैयार किया गया है ये है आपका एम.एन. रॉय के द्वारा, जो कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, यानी ये आपसे कह रहा है सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है। तो सिडबी जो बैंक है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिडबी की अगर मुख्यालय की बात करूँ तो इसका मुख्यालय आपका लखनऊ के अंदर, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसकी अगर बात करूँ तो इसको कहते हैं व्यापार संतुलन, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन परंपरागत कृषि योजना का उद्देश्य नहीं है। तो इन उद्देश्यों में से अगर मैं देखूं तो ये आपका ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, आपसे कहते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया है। तो ये लागू करने का जो काम है वर्ल्ड बैंक की सहायता से किया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गिफ्ट शहर की योजना कहाँ बनाई गई है। तो गिफ्ट शहर की जो योजना है ये आपका अहमदाबाद के अंदर बनाई गई है। यूएनडीपी का पूरा नाम बताना है। तो यूएनडीपी की अगर मैं बात करूँ तो इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ईस्टर का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है। तो ये त्यौहार मनाया जाता है रविवार के दिन, जो कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक है। तो ये है आपका सरोद के, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है इंटरप्रेटर ऑफ मालाडेज द्वारा लिखी गई ये पुस्तक जो है ये किनके द्वारा लिखी गई हैं। तो ये पुस्तक आपका झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई हैं, जो कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि भारत में हर साल गणित दिवस यानी राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो गणित दिवस की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आपका भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ। तो ये प्राप्त हुआ था सीवी रमन को, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थल की कुल संख्या कितनी चुनी गई है। तो इनके अनुसार टोटल जो है 40 हैं, और ये आपका आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा रिकॉर्ड ये चेंज हो जाएगा। यानी अभी 40 हैं तो आगे आने वाला टाइम में हो सकता है 42, 50 वगैरह वगैरह हो जाए। तो इसको टाइम से पहले यानी एग्ज़ाम देने से पहले आपको क्या करना है, अपडेट भी कर लेना है। यूनेस्को की अगर मैं बात करूं तो इसका हेड क्वार्टर आपका पेरिस में है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला सवाल है चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनर अभियान का नाम क्या था। इसका नाम था अपोलो 11। इसके बाद है कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है। तो ये जानकारी आपका डेटा कहलाता है, जो कि हिंदी में आंकड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च गति अर्धचालक मेमोरी जो सीपीयू की गति को बढ़ा सकती है। तो इस टाइप के जो मेमोरी होते हैं उसको कहते हैं कैश मेमोरी, जो कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है। तो इनमें से जो है आपका क्रीपर, ये आपका कंप्यूटर का वायरस है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था। तो यानी www जो आप लिखते हो www डॉट वगैरह वगैरह .com, तो उसी का बात हो रहा है। तो इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था, और इसका जो आविष्कार था 1989 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं अगला सवाल आपसे क्या कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डैश भी कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होते हैं इनको जो है स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि राशि के समान और इसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दाब का यूनिट आपका पास्कल होता है, द्रव्यमान का केजी होता है, ताप का केल्विन होता है और वज़न का न्यूटन होता है, जो कि यहाँ पे गलत दे रखा है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये आपसे कह रहा है कि एक पाइप बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और
दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है, उस उपकरण का नाम बताना है। तो उस उपकरण का नाम है आपका वेंचुरी मीटर, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, मतलब अदिश है, तो ये हो जाएगा आपका कार्य, जो कि ऑप्शन ए है। इसके बाद अगला सवाल है कि हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम हैं, यानी पृथ्वी पे जो हम चल पाते हैं, फिसलते नहीं हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसके पीछे है घर्षण बल। अगर ये घर्षण बल ना हो, यानी अगर ये फ्रिक्शन ना हो, तो फिर हम नहीं चल पाएंगे, हम खड़े नहीं रह पाएंगे। इसके बाद है ध्वनि निम्न माध्यमों में से किसमें यात्रा नहीं कर सकती, यानी ध्वनि को कोई ना कोई माध्यम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, चाहे पानी हो या फिर ठोस हो या फिर गैस हो, हमें माध्यम देना ही पड़ेगा। लेकिन निर्वात एक ऐसा जगह जहाँ पे हवा नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती, तो उसको निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है, तो ये जनक माना जाता है जॉन डाल्टन को, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जब किसी तत्व के परमाणुओं की भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आइसोटॉप कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका बोरिक अम्ल, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में दुर्गंध का कारण बनती है, तो यह है आपका ऑक्सीजन, जो कि दुर्गंध का कारण बनता है। यानी आपने सुना होगा ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी आप क्या करते हो, लॉन्ग टाइम तक अगर ऑयली फूड को या फिर घर में खाना पीना बनाते हो तो उसको अगर लॉन्ग टाइम तक रख देते हो तो उसका टेस्ट बदल जाता है। तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो है आपका ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन उससे क्या करते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा धोवन सोडा का उपयोग नहीं है, तो धोवन सोडा का जो उपयोग नहीं है ये है आपका, इसका उपयोग जल के कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसके लिए क्लोरीन का यूज करते हैं, ना कि आपका धोवन सोडा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है, तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ओलेरीकल्चर, जो कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आपका पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है ये आपका सेलुलोज का बनी होती है। ऑप्शन से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये है आपका कौन सी ग्रंथि, तो लार ग्रंथि यहाँ पे हमारा राइट आंसर, माफ़ करिएगा, ये हमारा लीवर जो है यहाँ पे सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे यहाँ पे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही है। इसके बाद है रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण बनता है, तो रक्त का थक्का जो बनता है ये आपका बनता है प्लेटलेट्स के कारण, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला सवाल कि पारिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं, तो ये होते हैं टोटल जाके 3 प्रकार के, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमानित कितना है, तो ये है आपका टोटल जाके 5.9%। इसके बाद अगला सवाल है फोर्ब्स द्वारा जारी भारतीय अरबपतियों की सूची 2023 में शीर्ष स्थान पे कौन, तो इस पे जो टॉप पे हैं वो हैं मुकेश अंबानी, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग ने भारत के किस उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है, अगर इसकी मैं बात करूं तो यह है आपका कांगड़ा चाय, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मार्च 2023 में जारी भारत के विदेशी ऋण संबंधी तिमाही आंकड़ा के अनुसार दिसंबर 2022 तक भारत का बाह्य ऋण कितना था, तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं और राइट आंसर हो जाएगा हमारा 613.1 बिलियन डॉलर। इसके बाद है पीएम मित्र पार्क योजना के तहत कितने पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, तो इसके अनुसार टोटल 7 पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे रीजनिंग के सवाल शुरू हो जाते हैं और आपको अरेंज करना है इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, और उसके बाद तीसरे पोजीशन पे कौन आएगा ये बताना है। तो यहाँ पे अगर आप इसको करेंगे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज, तो यहाँ पे आपका ऑब्लिक जो है 3rd पोजीशन पे आ जाएगा। अगला सवाल है आकृति दे रखा है और ये वाला आकृति कौन से शेप में आपको दिख रहा है ये बताना है। तो ये वाला जो आकृति है हमें ऑप्शन ए के अंदर ही दिखाई दे रहा है,
तो कैसे, तो आप यहाँ पे देखो ये, ठीक है, उसके बाद देखो ये दिखा, फिर ये दिखा आपको, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखा है, सभी जावास्क्रिप्ट बाइनरी हैं और सभी बाइनरी माइक्रोसॉफ्ट हैं, सभी रॉबलॉक्स माइनक्राफ्ट हैं। अब आपको इसको आंसर करना है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ, निष्कर्ष दे रखा है आपको 3, और इसकी अगर मैं बात करूँ आंसर की, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होना है वो हो जाएगा केवल यहाँ पे 3 जो है इसके अकॉर्डिंग अनुसरण करता है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 3 जो है आपका एक तरह से समान है और चौथा कोई है जो कि भिन्न है, तो भिन्न को जो है पहचानना है। स्टेटमेंट दे रखा है आपको कि कोई ए जो है डी नहीं है, ये ए हैं और ये डी हैं, लेकिन इन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सभी डी ई हैं, यानी ये जितना भी डी है ये सब के सब क्या हैं, ई हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपसे कह रहा है अब बताना है कि कोई डी ए नहीं है, तो कोई डी ए नहीं है, यहाँ पे देखिए डी और ए, कोई डी ए नहीं है, तो ये वाला कथन तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अगला कह रहा है कि कुछ ई जो हैं वो डी हैं, तो कुछ ई जो हैं वो डी हैं, ये वाला भी कथन सही है, यानी दोनों के दोनों कथन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग का सवाल है, बर्ड और फ्लाइंग को 536, उसी प्रकार द नेक्स्ट इज बिग को इतना लिखते हैं, यानी 3 4 2 3 लिखते हैं। उसके बाद क्लोज द डोर इसको लिखते हैं 534, तो फिर कंप्लीट योर वर्क को क्या लिखेंगे। और आई नो कि आप इसको सिंपली बना लेंगे और इसका जो आंसर हो जाएगा 955 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे कह रहे हैं कि एक त्रिभुज, यानी मैथ के सवाल यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपको दे रखा है। सबसे पहले आप इस अनुपात को क्या करो, फ्रैक्शन से आप क्या करो, इसे बिल्कुल होल नंबर में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो क्या करेंगे कि इन तीनों कैल्शियम लेके आप तीनों संख्या में मल्टीप्लाई कर लो, फिर आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35, सबसे छोटी वाली भुजा। फिर आपके सामने जो है वृत्त का जो है पाई चार्ट दे रखा है, और पाई चार्ट को आप अच्छे से समझिए। इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि 2016 से शुरू हुए सभी स्टार्टअप में कितने प्रतिशत भ्रमण क्षेत्र में शुरू हुए। तो इसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 10 मीटर त्रिज्या और केंद्र में 90 डिग्री के कोण वाले वृत्त के त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल की गणना है। तो बड़ा ही सिंपल है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा आपको दे रखा 90 डिग्री, इसके अलावा आपको रेडियस दे रखा 10 मीटर दे रखा है, और इसके अलावा आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस सॉल्व कर दो इस पे रख के, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो बड़ा ही सिंपल है, पेयर लगाते जाओ 90 का, तो ये इसका 90 हो गया, तो 90 का पेयर जैसे ही लग गया उसका वैल्यू 1, इसका भी पेयर लगा दो, ये रहा 90 का पेयर लगा दिए, तो जैसे ही 90 का पेयर मिल गया उसका वैल्यू 1 हो गया, तो 1 इंटू 1। अब ये 45 डिग्री, 45 डिग्री को भी कॉट 45 को भी 1 कहते हैं, तो ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे जो कह रहा है, ये कह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी, और इसके साथ दे रखा है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मध्यानुपाती बताना है। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, रूट अंडर ए बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रूट अंडर ए बी। तो रूट अंडर ए बी जैसे निकालेंगे तो फिर यानी सॉल्व करना पड़ेगा, रूट के अंदर इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। एक मिनट, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है रूट के अंदर। तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इसका जो फार्मूला लिखेंगे इस टर्म में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपका जो ओवरऑल बचने वाला है वो आएगा आपका ए प्लस बी, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एडम्स बताना है आपको, टू टेक पेन्स। टू टेक पेन्स का आपको यहाँ पे मीनिंग बताना है कि क्या मीनिंग इसका आएगा। तो टू टेक पेन्स मतलब अगर ऐसे नॉर्मली मैं मीनिंग निकालूं तो ये इसका मतलब निकलता है दर्द लेना, और जो रियल मीनिंग होता है इसका मेक एफर्ट यानी प्रयास करना, जो कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एरर बताना है आपको कि इसमें एरर कहाँ है। तो इसके अंदर अगर आप मैं पहले सेंटेंस पढ़ूँ, दे वुड हैव वन द रेस इफ़ दे वुड हैव रन फास्टर। तो यहाँ पे जो एरर है आपका, ये है आपका
थर्ड पार्ट में इफ़ दे वुड हैव, इसके अंदर क्या है, एरर है, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका फिल करना है, आफ्टर अ हैक्टिक डे ऑल वांटेड वाज द रेस्ट इन द डैश। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आंसर की तो यहाँ पे आ जाएगा साइलेंस। ऑप्शन कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला, पीपल ऑफ द सेम डैश आर नॉट अलाउड टू गेट मैरिड इन हर कंट्री। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा क्लैन। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे कि अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है आइडम्स का। चाइल्ड्स प्ले यानी बच्चे का खेल, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है आपका समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, यानी कहते नहीं है तो बच्चे का खेल है, यूँ कर दूंगा। तो यहाँ पे चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी इजी। ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि अ पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका वॉलंटियर्स, जो कि ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक ऐसा पर्सन जो कि आपका हेल्प करता है बिना किसी पे का, तो उसको वॉलंटियर्स बोलते हैं। उसके बाद है अगला, सिनोनिम बताना है आपको एस्टीमेट का। एस्टीमेट का मतलब होता है तैयार करना, डिजाइन करना, बनाना वगैरह वगैरह, ये होता है आपका इसका मीनिंग। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिनोनिम यानी पर्यायवाची का एस्टीमेट का, तो एस्टीमेट का हो जाता है आपका एक्सेस यानी पहुँचना। ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर है नाइदर द चेयरमैन नॉर द डिक्टेटर्स हैज़ प्रेजेंट, माफ़ करिएगा डिक्टेटर नहीं है डायरेक्टर्स है। नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स हैज प्रेजेंट, यानी ना तो चेयरमैन और ना ही डायरेक्टर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे अगर एरर या फिर इम्प्रूवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये इसके अंदर जो है आपको आर करना पड़ेगा, हैज़ की जगह पे क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। क्यों, वो इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे या तो आप हैव लगाओ, लेकिन हैव तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आर सूट करेगा। और यहाँ पे दो दो हैं, एक तो चेयरमैन है, दूसरा डायरेक्टर है, दोनों की बात हो रही है, दो सब्जेक्ट हैं। आगे बढ़ते, अगला सवाल है यहाँ पे आपसे कह रहा है कि श्रीनु हैड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम हिज ट्रेनिंग फॉर द मैराथन ड्यूरिंग द लॉकडाउन, सो ही डिसाइडेड टू गो टू हिज होम टाउन। तो यहाँ पे क्या चीज़ हमें सूट करेगा, क्या चीज़ हमें यहाँ पे फिल करना है ताकि ये ऑप्शन जो है इसमें फिल होके एक सही मीनिंग दे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे किसी भी चीज़ की फिल करने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसमें कहेंगे नो सब्स्टिट्यूशन या फिर नो इम्प्रूवमेंट, यानी हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है गो बैक ओवर द सेम रूट डैट वन हैज़ जस्ट टेकन। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो आपसे यहाँ पे बोला है सेलेक्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी इसके लिए आपको क्या चीज़ सूट करेगा, गो बैक ओवर द सेम रूट दैट वन हैज़ जस्ट टेकन। तो इसके लिए जो सही सूट करता है आपका रीट्रेस, यानी जिस रास्ते से आप आए हो उसी रास्ते को दोबारा यूज करो, तो इसको कहते हैं क्या, तो रीट्रेस कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला हिंदी वाला सेक्शन है और आपको प्रचुर का उल्टा शब्द बताना है। तो प्रचुर की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है अल्प। प्रचुर मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अल्प मतलब होता है कम। दीर्घही प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है, तो चमेली बना है और अलबेली बना है। इसके अलावा माली कहें तो इसके लिए भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है तेली जो है इसके लिए भी कह सकते हैं, लेकिन चमेली जो है मैंने जो बताया एक्चुअली में चमेली जो है आपका ये मूल शब्द है। मूल शब्द चमेली, यानी अब मान के चलो मेरा नाम चांदनी है, बस थोड़ी देर के लिए मान लो मेरा नाम है नहीं एक्चुअली में, तो मेरा नाम चांदनी है, तो ये मूल शब्द है ना चांदनी। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं क्या किया कि चंदन से चांदनी बना दिया, ऐसा तो नहीं है। मूल शब्द है चांदनी, तो मूल शब्द में अगर दीर्घईकार यानी बड़ी ई की मात्रा लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें वो प्रत्यय है, नहीं, वो मूल शब्द है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा चमेली। अगर आप यहाँ से क्या करो, दीर्घई की मात्रा को हटा दो तो उसका मीनिंग भी तो आना चाहिए। जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ तो क्या हो जाएगा, चमेल। चमेल का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तेली से आप दीर्घईकार की मात्रा हटा दो तो क्या बनता है, तेल बनता है, मीनिंग देता है। माली से हटा दो तो माल बनता है, बिल्कुल सही है। अलबेली से आप क्या करो, हटा दो तो अलबेल बनता है, ये भी सही है। लेकिन चमेली से चमेल, ये कोई मीनिंग नहीं है। महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो महेंद्र की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका महा जोड़ इंद्र।
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं नेपथ्य, जो कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो आपने क्लास 10 का अगर संस्कृत पढ़ा होगा तो वहाँ से आप इसको ईजिली आंसर कर सकते हैं। अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते विश्वसिते अविश्वसते मूढ़ चेता नराधम, आपने पढ़ा होगा ना, तो ये क्वेश्चन वहीं से था और आपने अगर पढ़ा है तो ईजिली कर सकते हैं। अनिष्ट का अर्थ होता है डैश, परंतु अनिष्ट का अर्थ होता है निष्ठाहीन। तो ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। तो अनिष्ट का अर्थ बताना है, तो अनिष्ट का अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो ये होता है हानि, नुकसान। ठीक है। वर्ण का अर्थ नहीं होता है, तो वर्ण का अर्थ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका सुंदर इसका अर्थ नहीं होता है, जबकि वर्ण का अर्थ आपका व्याकरण के अंदर हो जाता है आपका अक्षर, हमारे समाज के अंदर जाति हो जाता है। इसके अलावा वर्ण का मतलब रंग भी होता है। तो ये सही, सारे के सारे सही हैं, लेकिन सुंदर नहीं होता है। निम्न में से किस शब्द का एक अर्थ है पुराना? तो पुराना की अगर मैं बात करूँ तो ये अर्थ होता है आपका चीर का, लेकिन हर्षिकार की मात्रा। और दीर्घिकार वाली जो मात्रा है इसका मतलब होता है वस्त्र यानी कपड़ा। आगे बढ़ते हैं। वागीश्वरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वागीश्वरी की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका शारदा। इसके अलावा है कान का कच्चा होना। तो कान का कच्चा होना इसका अर्थ बताना है, और ये हो जाता है आपका सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ये इसको कहते हैं कान का कच्चा होना, जो कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। और आपने 100 में से कितना स्कोर किया आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है और चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए। टोटल आपको जो है 15 सेट में कराऊंगा और वो आपके लिए इनफ है। इसके अलावा आप मैराथन के लिए अब तैयार हो जाइए, आपको मैराथन आपको अगले दिन से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, लव यू ऑल एंड अपना जुनून को कायम रखिएगा, क्योंकि इस बार वर्दी लेकर ही छोड़ना है।